हमने लास्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज को स्टार्ट किया था। हमने समझा था कि चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन चार्ज के उसको हमने काफ़ी डिटेल में समझा। फिर हमने ये भी देखा कितने तरह के चार्जेस होते हैं। फिर फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज के बाद हमने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज भी समझा था, जिसका क्या मतलब था कि जो फ्लोटिंग चार्ज होता है वो डोरमेंट रहता है, इनएक्टिव रहता है। और कब तक इनएक्टिव रहता है? जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाए या जब तक ये चार्ज इन्वोक नहीं कर दिया जाता। एक बार अगर क्रेडिटर ने चार्ज को इन्वोक कर दिया, उसके बाद में आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, वो चार्ज फिक्स चार्ज हो जाता है। तो आप उन गुड्स को बेच नहीं सकते जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है, और उन एसेट्स को बेच के सिर्फ जो क्रेडिटर है या जो चार्ज होल्डर है उसी को रीपे किया जाएगा। फिर यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे ही कंपनी चार्ज क्रिएट करेगा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज। ओके, जब भी वो चार्ज क्रिएट करते हैं, अब ये चार्ज चाहे इंडिया में क्रिएट हुआ हो या इंडिया के बाहर क्रिएट हुआ हो, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू register that charge with the ROC, and it has to be registered within 30 days of the creation, and that document is also to be signed by the charge holder जिसके फेवर में आपने चार्ज यहाँ पे क्रिएट किया, who is going to be your lender। तो कंपनी चार्ज होल्डर दोनों करेंगे। फिर हमने यहाँ पे टाइम पीरियड भी देखा था, तो एक टाइमलाइन बना के कि अगर आप 30 डेज के अंदर सॉरी 30 डेज के अंदर अगर आप चार्ज क्रिएट कर लेते हो और उसको रजिस्टर करते हो क्रिएशन से, राइट, दिस इज द क्रिएशन, दिस इज फ्रॉम द क्रिएशन। तो चार्ज जब आप क्रिएट करते हो उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट इस चार्ज को रजिस्टर कर लेते हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जो नॉर्मल फीस होगा वो रहेगा। उसके बाद में आपको ऐसा बोला गया है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ROC में अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, और ये फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर लिखा है, और इसमें आपको एडिशनल ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और अगर आप ये 60 डेज के अंदर भी रजिस्टर नहीं करवाते हो, तो उसके बाद फर्दर 60 डेज का आपको टाइम पीरियड मिलेगा, जिसमें आप चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हो बाय पेइंग एड वेलोरम ड्यूटी। और एड वेलोरम ड्यूटी आपका क्या होता है? फीस विच इज गोइंग टू बी द परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द चार्ज। ये ड्यूटी चार्ज क्रिएट करने का किसके ऊपर दिया गया है? कंपनी के ऊपर दिया गया है। लेकिन अगर कंपनी इस चार्ज को रजिस्टर नहीं करती है, तो यहाँ पर जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर भी क्या कर सकता है? ROC के पास जा सकता है और इस चार्ज को रजिस्टर करवाएगा। आप जैसे ही चार्ज को रजिस्टर करोगे, चार्ज रजिस्टर करते ही ROC आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, एंड दिस सर्टिफिकेट इज द कंक्लूसिव एविडेंस कि आपका चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इसके बाद में कोई भी सब्सिक्वेंट चार्ज अगर क्रिएट होगा तो उसको राइट्स तो मिलेंगे, बट आपका राइट सुपीरियर रहेगा। यू विल बी द फर्स्ट चार्ज होल्डर अगर आप सबसे पहले रजिस्टर्ड हो, आपके बाद कोई और रजिस्टर्ड है तो सेकंड चार्ज होल्डर होगा। सो इट इज नॉट द डे ऑन विच द चार्ज इज क्रिएटेड विल डिसाइड you are the first charge holder or you are the second charge holder. It is based on the registration. अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास दो फॉर्म है, एक है CH1 और दूसरा आपके पास है CH9। आज मैं आप लोगों को लास्ट में लिस्ट ऑफ फॉर्म्स भी बता दूंगा, जैसे हमने डिपॉजिट्स के अंदर किया था। तो you'll get a holistic व्यू कौन सा फॉर्म किधर क्या कैसे लगना है। नॉट अ रॉकेट साइंस, बेसिक, बट चार्ज फॉर्म 1 एंड चार्ज फॉर्म 9 ये दोनों है जिसमें कंपनी एप्लीकेशन देता है जब भी वो चार्ज को क्रिएट करेंगे या जब भी चार्ज में कोई मॉडिफिकेशन होगा। अब ऐसा नहीं है कि 1 क्रिएशन के लिए है और 9 मॉडिफिकेशन के लिए है। CHG1 इज फॉर अदर्स एंड 9 इज फॉर डिबेंचर्स। सो द CHG9 इज फॉर द डिबेंचर्स एंड CHG1 इज फॉर अदर्स। तो अगर आपने डिबेंचर होल्डर्स को, मतलब जो चार्ज होल्डर है वो डिबेंचर होल्डर्स है, तो फॉर्म CHG9 जाएगा, अदरवाइज वो CHG1 होगा। इसके अलावा CHG2 अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वुड बी इशूड बाय द ROC। फिर सेक्शन 78 में यहाँ पे बताया था कि अगर कंपनी फेल करता है तो क्रेडिटर और जो भी चार्ज होल्डर है वो यहाँ पर चार्ज को रजिस्टर करेगा। और इसके लिए लॉजिक क्या था? 30 दिन के बाद, 30 डेज तक तो कंपनी को रजिस्टर करना है, इसके बाद में जो चार्ज होल्डर है वो जाएगा और वो इसको रजिस्टर करवाएगा। सो बेसिकली चार्ज होल्डर इज गोइंग टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कंपनी, एंड उसके बाद में ये जो चार्ज होल्डर इज गोइंग टू मेक एन एप्लीकेशन टू द ROC।
उसके बाद आरओसी यहाँ पर क्या करेगा, आरओसी इज गोइंग टू सेंड नोटिस टू द कंपनी एंड विद इन 14 डेज कंपनी को यहाँ पर रिप्लाई करना है। अगर कंपनी ने ये 14 डेज में रिप्लाई कर दिया और कंफर्म कर दिया तो आरओसी इस चार्ज को रजिस्टर कर देगा। 14 डेज में अगर आरओसी को कोई रिप्लाई नहीं मिला कंपनी से तो भी कंपनी चार्ज को रजिस्टर कर देगा। और अगर कंपनी ने रिप्लाई कर दिया तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी प्रूव्ड दैट द चार्ज इज नॉट क्रिएटेड। ये अगर कंपनी ने प्रूव कर दिया तो फिर आरओसी इस चार्ज को रजिस्टर नहीं करेगा। तो जो भी है सबसे क्रूशियल टाइम यहाँ पर कौन सा रहेगा, द मोस्ट क्रूशियल टाइम इज गोइंग टू बी दिस 14 डेज टाइम पीरियड। ये जो 14 दिन का टाइम पीरियड है, इस 14 दिन के अंदर अंदर अगर आपने रजिस्टर करा, मतलब कंपनी को रिप्लाई अगर कर दिया तो ठीक है। अगर यहाँ पर कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया तो फिर ये चार्ज ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा एंड दिस विल गो इन फेवर ऑफ द चार्ज होल्डर। ऑफ कोर्स जब चार्ज होल्डर यहाँ पर एप्लीकेशन देगा तो एप्लीकेशन के साथ में उसको इंस्ट्रूमेंट भी देना पड़ेगा जिससे चार्ज क्रिएट हुआ है। वो जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा you'll have to provide that evidence कि हाँ यहाँ पर चार्ज क्रिएट हुआ है। So when the application will be filed to the ROC, this would be along with the evidence. Okay, this would be along with the evidence for the creation of charge. Further अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको दिखेगा डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। तो बेसिकली यहाँ पर क्या रहता है, जिस दिन आपने आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर कर लिया वहां पर हम क्या मानेंगे, द वर्ल्ड एट लार्ज इज नाउ अवेयर ऑफ इट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो यहाँ पर आपका एप्लीकेबल हो जाता है, विच मीन्स नाउ all the charge holders, like the world at large, the charge holder, the other charge holders, your creditors and all those things, ये सब जो रहेंगे आपके पास, ये क्या रहेगा, ये सब के सब आपके इस चार्ज को वैलिड मानेंगे। आप बताइए, इज दिस क्लियर? राइट, ये आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। तो लेटर ऑन अगर कोई बोले मुझे पता नहीं था यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ है, तो ये ऐसा नहीं रहेगा, दिस विल नॉट बी। हमने एक केस स्टडी भी कवर किया था कि कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है ऑन द लैंड ऑन बिल्डिंग इन फेवर ऑफ एबीसी जनवरी में, जो कि रजिस्टर्ड था, और पीक्यूआर से किया इन द मंथ ऑफ जुलाई, और ये भी रजिस्टर किया, बट पीक्यूआर को बताया नहीं गया था कि इस लैंड एंड बिल्डिंग पे ऑलरेडी एक चार्ज क्रिएटेड है। तो पीक्यूआर का स्टेटस क्या होगा, फर्स्ट या सेकेंड? सो बेसिकली एबीसी ने ऑलरेडी यहाँ पर इसको रजिस्टर करवा के रखा था, तो एबीसी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट होल्डर एंड पीक्यूआर इज गोइंग टू बी द सेकेंड होल्डर। दूसरा, क्या ये कंपनी की तरफ से मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा? सो आंसर इज नो, ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। इसका सिंपल रीजन ये है कि कंपनी वाज नॉट इन द ड्यूटी टू इन्फॉर्म the company or the creditor that charge has been created because of this doctrine of constructive notice. फिर हमने देखा था सेक्शन 81, जिसमें हमने देखा रजिस्टर ऑफ चार्ज जो होगा ये कंपनी को रजिस्टर करके रखना पड़ेगा एंड दिस विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय, आप ये देखो, एनी पर्सन। नाउ टेल मी, एनी पर्सन जब वर्ड यूज हो रहा है तो वो कंपनी का मेंबर, क्रेडिटर कोई भी हो सकता है? Can any person be interpreted as any member of the company, any creditor of the company, any member, any creditor of the company? ओके, सो यहाँ पे विनीत सलोनी दोनों ने यस बोला है। ऑल राइट, क्या जो कंपनी का मेंबर क्रेडिटर नहीं है वो भी इंस्पेक्ट कर सकता है? द पर्सन हु इज नॉट इवन द मेंबर और क्रेडिटर ऑफ द कंपनी? विनीत बोल रहा है यस। ओके, आई हैव गॉट नो कनेक्शन विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, और मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को जाके बोलता हूँ ना मैं आपका शेयर होल्डर हूँ, ना मैं आपका कभी शेयर होल्डर था, और ना मैं कभी बनूंगा, मैं क्रेडिटर भी नहीं हूँ आपका, आपको कौन लोन देगा? राइट, मतलब आपको लोन का ज़रूरत भी है क्या? तो और मेरे से तो कोई हालत में लोन का ज़रूरत नहीं है। राइट, सो आई एम नेवर द क्रेडिटर, आई एम नॉट सप्लाइंग द गुड्स, आई एम नो वे इंटरेस्टेड। मैं बस ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आया, तो सोचा आपका रजिस्टर ऑफ चार्ज देख के चला जाऊँ। क्या मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ? सलोनी इज सेइंग यस, नेमेन इज सेइंग यस। मैंने काफ़ी ड्रामेटाइज्ड वे में इसको बताया ताकि आप लोग इसको याद रख सको
और भावुक होके अगर गलत आंसर देते तो याद होता, बट आई थिंक आप लोग भावुक नहीं हुए, विच मीन्स आपने लॉ को अच्छे से इंटरप्रेट किया यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि वर्ड लिखा गया है एनी पर्सन, सो एनी पर्सन में कोई भी आ जाएगा, वेदर द मेंबर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी और एनी सच पर्सन। हावेवर मेंबर्स और क्रेडिटर्स अगर रजिस्टर को आके व्यू करते हैं तो वहां पर उनको कोई भी फीस पे नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ अदर्स अगर होंगे तो उनको फीस पे करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट आता है, टुवर्ड्स द एंड में आपको ये बता दूंगा, बट दिस इज हाउ इट गोस। फिर अगर आप देखो तो हमने देखा था सेक्शन 82। अब देखो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। अब अगर ओवरऑल अभी तक के हम पूरे सिनेरियो को देखें तो पूरा ट्रांजैक्शन कैसे होता है। देखो कंपनी ने कोई लोन रेज किया, लोन से मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोन, कोई भी बोरोइंग था, कोई भी डेट था, कुछ भी वहां पर रेज किया, ऑब्लिगेशन को रेज किया। ये ऑब्लिगेशन को रेज करने के बाद अब क्या होगा, नाउ कंपनी इज क्रिएटिंग द चार्ज। ये यहाँ पर कंपनी ने चार्ज को क्रिएट कर दिया, और जब ये चार्ज क्रिएट हो गया इसके बाद इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, दिस चार्ज हैज टू बी रजिस्टर्ड विथ द आरओसी। आपको ये चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर करना होगा। ठीक, इसके बाद में हो सकता है कि आपके जो ये चार्ज आपने क्रिएट करके रखा है इसमें कोई ऑल्टरेशन हो, इस चार्ज में हो सकता है कोई मॉडिफिकेशन हो, इस चार्ज में कोई भी ऑल्टरेशन हो, इस चार्ज में कोई भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो इसको भी जब भी अगर होगा तो आप इसको भी क्या करोगे, इवन दिस वुड बी नोटिफाइड टू आरओसी। ओके, इसके बाद में आपका जो लोन है वो रीपे हो जाएगा, राइट। ये जो लोन आपने रेज किया था, ये जो लोन है, दिस लोन वुड बी रीपेड। अब जैसे ही आपका ये लोन रीपे हो जाएगा तो आपका चार्ज जो है दैट सीज टू एग्जिस्ट। सो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं satisfaction of charge. This is called as the satisfaction of charge. अब ये जो satisfaction of charge है, दिस मीन्स आपने लोन को रिपे कर दिया, अब आप नहीं चाहते हो कि ये जो एसेट है ये गिरवी रहे, ये चार्ज हटवाना चाहते हो, तो अब इस चार्ज को आप हटवाओगे। जब इस चार्ज को हटाओगे तो अगेन satisfaction of charge, दिस विल ऑल्सो बी इंटीमेटेड टू द आरओसी। अच्छा, एक चीज और देखना, जब आप इसको आरओसी के पास रजिस्टर करोगे तो आरओसी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक है, तो आरओसी इज गोइंग टू इशू यू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वैसे ही आप यहाँ पर जब करोगे तो यहाँ पर भी आपको आरओसी क्या करेगा, आरओसी आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, एंड दिस सर्टिफिकेट विल बी व्हाट, दिस अगेन इज गोइंग टू बी द कंक्लूसिव प्रूफ। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हो सकता है कंपनी बेसिकली जो क्रेडिटर है वो यहाँ पर बीच में कोई अपॉइंटर या मैनेजर या किसी रिसीवर को अपॉइंट कर दे, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग इसी तरह से रहता है। अगर प्लेन वनीला सिचुएशन आप देखो, कंपनी ने बोरोइंग लिया, चार्ज क्रिएट किया, ये दोनों एक साथ ट्रांजैक्शन होगा। इसके बाद में आप इसको रजिस्टर करोगे आरओसी के पास, ये आपका ब्रॉड दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद में ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन कुछ होगा, अगेन यू नीड टू इंटीमेट इट टू द आरओसी, ये एक और हो गया आपका। और फिर ये आपका एक फाइनल लूप हो जाता है जिसमें ये सारा आपका ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होता है। सो ब्रॉडली ये 4 स्टेजेस में आपका रहेगा अगर ऑल्टरेशन हुआ तो, और अगर ऑल्टरेशन नहीं होता तो क्रिएशन एंड ओनली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज का मतलब क्या हो गया कि आपका जो लोन है वो आपने पूरी तरह से रीपे कर दिया है, और अब आप आरओसी को ये बताना चाहते हो कि हमारा जो एसेट है इसके ऊपर किसी का कोई क्लेम नहीं है, देयर इज नो चार्ज विच इज देयर, नाउ दिस एसेट इज अ फ्री एसेट। सो अ कंपनी शैल गिव इंटीमेशन to the registrar in the prescribed form for the payment or for the satisfaction in full, ध्यान रखना in full, of any charge registered under the Companies Act within a period of 30 days।
तो अगर आप एक चीज देखो तो सिमेट्री है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी 30 डेज का टाइम है, मॉडिफिकेशन के लिए भी 30 डेज का टाइम है, और अगर आपने चार्ज को रीपे कर दिया, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो गया, तो उसके लिए भी आपके पास 30 डेज का टाइम है, 30 डेज from the date of such repayment, basically payment, or for satisfaction, provided that the registrar may on an application by the company or the charge holder allow such intimation of the payment or satisfaction to be made within a period of 300 days of such payment or satisfaction of the payment of on the payment of such additional fees as may be prescribed. So ये आपका चार्ज का satisfaction आता है. So here there is satisfaction of charge. Satisfaction of charge से अगर आप देखो ये आया आपका 30 डेज, राइट. यहाँ तक आपको क्या करना होगा, आरओसी को इंटीमेट करना होगा. यहाँ तक अगर आप आरओसी को इंटीमेट करते हो तो आपको क्या पे करना है, जस्ट द नॉर्मल फीस. और यहाँ तक अगर आप नहीं करते तो फिर आपके पास क्या है, 300 डेज है, राइट. बट 300 डेज कहाँ से, यहाँ से 300 या सेटिस्फैक्शन से, सेटिस्फैक्शन से आपके पास 300 डेज तक का टाइम पीरियड है. इट इज फ्रॉम हियर यू हैव दिस 300 डेज का टाइम. और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे एडिशनल फीस. और इसमें भी आपके पास क्या है, द रजिस्ट्रार मे रजिस्टर ऑन द एप्लीकेशन. आप बताइए, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ये वाला पार्ट, राइट. अच्छा, फर्दर अगर आप यहाँ पर देखो तो सेक्शन 83 के अंदर आपको क्या बताया हुआ है, पावर ऑफ द रजिस्ट्रार to make entry. Okay, it is the power of the registrar to make entry of the satisfaction and release in the absence of the intimation of the company, which means that अगर कंपनी ने इंटीमेशन नहीं दिया, अगर कंपनी ने इंटीमेशन नहीं दिया टू द आरओसी कि हमारा जो चार्ज है वो यहाँ पर पूरी तरह से रिलीज हो चुका है, वी हैव पेड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, अगर आपने नहीं दिया तो यहाँ पर रजिस्ट्रार जो है वो ये काम कर सकता है. द रजिस्ट्रार may on the evidence being given on his satisfaction with respect to any charge, right, that the debt. तो बेसिकली आप एविडेंस किसका दे रहे हो, आप एविडेंस इन चीजों का दे रहे हो, ये दोनों का, जिसमें आपका क्या होगा कि ये जो डेट है आपका जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ था, दिस हैज बीन पेड or it has been satisfied in whole or in part, or that the property or the undertaking of the charge is released from the charge, right, or has ceased to form a part of the company's property or undertaking, which means even if company ने अगर उन asset को बेच दिया तो उसके लिए भी यहाँ पर आ जाएगा. Then it can enter in the registration of charge a memorandum of satisfaction, ठीक है, in whole or in part of the fact that the part of the property or the undertaking has been released from the charge or has ceased to form a part of the company's property or undertaking as the case may be, notwithstanding the fact that no intimation has been received by him from the company. इररेस्पेक्टिव, इसका क्या मतलब हो गया, इररेस्पेक्टिव उसको कंपनी से कोई इंटीमेशन मिला या कंपनी से कोई इंटीमेशन नहीं मिला, आरओसी को अगर इंटीमेशन किसी और से भी मिल गया या आरओसी को कहीं से भी एविडेंस इस तरह से आ गया कि कंपनी ने जो चार्ज क्रिएट किया था वो चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है, नाउ दिस चार्ज हैज टू बी रजिस्टर्ड, but this was the satisfaction of charge had to be registered, but since this was not registered we have all the evidence now. In that case आरओसी यहाँ पर इसको खुद ही रजिस्टर करेगा, एंड दिस इज नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव फ्रॉम द कंपनी. इसके अलावा रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार इज ऑल्सो गोइंग टू inform the affected parties within a period of 30 days of making an entry in the register of charge kept under it under section 81. So basically section 81 यहाँ पे क्या बोलता है कि जो रजिस्टर ऑफ चार्ज है ये रजिस्ट्रार के पास भी रहेगा, ठीक है. तो MCA वेबसाइट जो मैंने आपको बताया वहाँ MCA 21 वेबसाइट के अंदर ये आपका रजिस्टर जो रहेगा रजिस्ट्रार के पास मेंटेन रहेगा और एक कंपनी के पास भी रहेगा, ठीक है. तो ये जो रजिस्ट्रार के पास मेंटेन रहेगा
आरओसी को पावर दिया गया है कि आरओसी खुद ही उसी रजिस्टर के अंदर क्या कर देगा, चेंज कर देगा जो भी ऑल्टरेशन यहाँ पर रहता है, ठीक है। नाउ इंटीमेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर और द मैनेजर, तो यहाँ पर अगर आप चेक करो, सो इफ एनी पर्सन obtains an order for the appointment of a receiver or of a person to manage the property subject to a charge of a company, or if any person appoints such receiver or person under any power contained in the instrument, he shall, so basically अगर आप किसी मैनेजर या रिसीवर को अपॉइंट करते हो तो कौन यहाँ पर करेगा, बेसिकली जो चार्ज होल्डर है, ठीक है, जो चार्ज होल्डर है वो यहाँ पर ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ, अगेन आप ये देखो यहाँ पर 30 डेज का टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर और मेकिंग द अपॉइंटमेंट, गिव द नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट टू द कंपनी एंड ऑल्सो टू द रजिस्ट्रार। तो अगर आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट करके रखा है तो प्लीज इन्फॉर्म द कंपनी एज वेल एज यू शुड इन्फॉर्म इट टू द रजिस्ट्रार। आप बताइए, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ये वाला पार्ट, राइट। अब आप देखो ये जो आप यहाँ पे इसको अपॉइंट करोगे, ये जो इंसान है इसको अगर आप अपॉइंट करोगे तो क्यों अपॉइंट किया जाता है, वाई दिस पर्सन वुड बी अपॉइंटेड, वाई दिस पर्सन वुड बी अपॉइंटेड, ताकि आप ये देख इंश्योर कर सको कि भाई ऐसा नहीं हो कि पीछे से आप कुछ उसमें डिस्ट्रक्शन कर दो। लेट्स से देयर इज अ प्लांट एंड मशीनरी जिसके ऊपर मैंने चार्ज क्रिएट करके रखा है। नाउ क्रेडिटर तो सिक्योर किस वजह से है, क्रेडिटर वुड बी सिक्योर्ड, मतलब वो डायलॉग नहीं है, नाच बसंती नाच जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी धड़कनें चलेगी। सो सेम लॉजिक इज हियर कि जब तक ये प्लांट एंड मशीनरी है, जब तक ये प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है तब तक आपका चार्ज का वैल्यू है, ठीक है, चार्ज का वैल्यू है और तब तक आप सिक्योर हो। कल को ये प्लांट एंड मशीनरी किसी भी तरह से डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, तो एज अ क्रेडिटर यू विल नॉट हैव क्लेम ओवर द अदर assets. So there is a plant and machinery, okay, and there is also land and building. Now जो क्रेडिटर था, मैं आपको दो तीन सिचुएशंस बताता हूँ। हालांकि लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट्स, क्या आप लोगों का अकाउंट्स में लिक्विडेशन वाला चैप्टर हो क्या, लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट्स, क्या लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट्स हो गया, ओके। तो लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट्स में आपने अगर नोटिस किया हो तो उसमें आपने देखा था एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, ये वाला आपने कॉलम बनाया होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, याद है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने बनाया, उसमें एसेट स्पेसिफिकली प्लेज था, तो उसमें आप नहीं लिखते थे सरप्लस या डेफिशिएंसी, तो उसमें ऐसे लिखते हैं ना कि जो क्रेडिटर है उस क्रेडिटर का क्लेम है लेट्स से 5 लाख रुपीस, और ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसका वैल्यू है 8 लाख रुपीस, सो वी विल से देयर इज अ सरप्लस, there is a surplus of 3 lakh rupees and this surplus would be used to pay the other shareholders. लेकिन यही इसमें मैं उल्टा कर दूं कि ये आपको खाली लेट्स से 4 लाख रुपीस ही ला कर देता है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, द क्रेडिटर इज सिक्योर्ड, सो हियर वी विल राइट देयर इज अ डेफिशिएंसी, एक्चुअली डेफिशिएंसी अंदर होता है सरप्लस बाहर होता है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 1 लाख। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर क्रेडिटर है इसका कितना पार्ट सिक्योर्ड है, this out of this 5 lakh he is secured only up to 4 lakh rupees, he is secured only up to 4 lakh rupees, beyond that, beyond that he is unsecured, beyond that he is unsecured। आप बताओ क्या ये आपको क्लियर हुआ, अकाउंट्स में भी ऐसा ही पढ़ा है आपने, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने पढ़ा है, अकाउंट्स में भी ऐसा ही होता है कि बैलेंस 1 लाख रुपीस के लिए वो अनसिक्योर्ड बन जाता है, तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है, तो सेम थिंग गोज हियर। अब ये जो क्रेडिटर है इस क्रेडिटर को डर है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कि वो इस प्लांट एंड मशीनरी का इतना रफ यूज करे या कुछ भी वो इस तरह से करे कि भाई पता चले ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये डैमेज हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो ताकि इस तरह से नहीं हो, बिकॉज मेरा जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ इसी के लिए, ये प्लांट एंड मशीनरी गया
तो मेरा सिक्योरिटी गया, देन आई एम एज गुड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लास्ट में पैसा मिलेगा। मतलब वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लास्ट में मिलता है, बट ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ क्रेडिटर्स अगर आप देखो तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर पेड एट द लास्ट। सो दैट्स वेयर दिस पर्सन क्रेडिटर वुड से, मैं यहाँ पे एक रिसीवर को अपॉइंट कर दूंगा, मैं एक यहाँ पे मैनेजर को अपॉइंट कर दूंगा, जो ये इंश्योर करेगा कि ये प्लांट एंड मशीनरी का खराब यूज नहीं हो, या यहाँ पर कुछ भी इस तरह से नहीं हो विच कैन बी प्रेजुडिशियल टू द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर। तो इसको जब आप अपॉइंट करते हो तो यहाँ पर क्रेडिटर को बोला प्लीज इन्फॉर्म आरओसी कि किसको आपने अपॉइंट किया है। नाउ जस्ट रीड इट अगेन। इफ एनी पर्सन ऑब्टेन्स एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट of the receiver of or of a person to manage the property subject to charge of a company, or if a person any person appoints such receiver or person under any power contained in any instrument, he shall within a period of 30 days। तो ये he shall कौन है? जो इंसान यहाँ पर रिसीवर और मैनेजर को अपॉइंट कर रहा है वो। he shall within a period of 30 days from the date of passing of the order or of making the appointment give the notice of the company notice of such appointment to the company and also to the registrar along with the copy of the instrument order or instrument, and the registrar shall on the payment of the prescribed fees register the particulars of the receiver person or instrument in the register of charge. Also, any person appointed under subsection 1 shall, on ceasing to hold such appointment, give to the company and the registrar a notice to that effect that the registrar shall register such notice। तो यहाँ पर जो भी इंसान को आपने अपॉइंट किया है, जैसे आप उसको अपॉइंट करोगे तो आप इन्फॉर्म करोगे, वैसे जब आप उसको हटा दोगे और let's say upon the satisfaction of charge or due to any reason he ceases to be the receiver or manager, then in that case वो यहाँ पर आरओसी को इंटीमेट भी कर देगा इसके लिए। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ? आज चैट सेक्शन मेरे को नहीं दिख रहा तो ओके। सलोनी का यस आया है। व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर हुआ ये आप लोगों को? ओके प्रथमेश, अब आई थिंक सब आंसर करने लग गए। करेक्ट नेमिन, ओके। यहाँ पर आपको उसका इंटीमेशन देना है। इसके अलावा यहाँ पर बताया हुआ है कंपनी को रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, द रजिस्टर ऑफ चार्ज। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, दिस रजिस्टर will be maintained at the office of the company or registered office of the company। इसके अलावा आप ये देखो, it will be open for inspection during the business hours by any member or creditor without any payment of fees or by any other person on the payment of such fees as may be prescribed subject to the reasonable restrictions as the company may by the articles imposed। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स restrictions भी डाल सकते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से। तो क्या यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है दैट द पर्सन अदर देन मेंबर एंड क्रेडिटर with whom company has got no dealings will not be allowed to inspect the register of charge? क्या कंपनी इस तरह का रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है that the person who has got no connections with the company, सपोज आप कंपनी के साथ कोई ट्रेड करने वाले हो, सपोज आप कंपनी को कुछ पैसे बोरो करने वाले, मतलब लेंड करने वाले हो, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करने वाले हो, तब तो बात अलग है। बट अदरवाइज कंपनी बोलती है हम अलाउ नहीं करेंगे। क्या इस तरह का रेस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है? अब टेक्निकली अगर आप देखो तो आंसर इज नो, आप नहीं कर सकते क्योंकि लॉ बोलता है एनी पर्सन कैन डू दैट। और ऑन दी अदर एंड आप इसमें रेस्ट्रिक्शन डाल भी सकते हो ये बोल के कि यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बोले, तो मेरा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये है दैट इफ यू आर नॉट related to the company, if you are not interested to the company, why I should allow the inspection of the register of charge? आपका कोई काम ही क्या, नीड टू नो बेसिस, राइट? आपका नीड टू नो बेसिस वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नीड टू नो बेसिस, ये क्लियर हुआ कि आपको क्यों बताना है, मतलब क्यों आपको चेक करना है?
खाली लुखा ऐसे ही बैठे हो आके यहाँ पे चेक करने के लिए आ गए, नॉट अलाउड. ओके, सो दिस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड. फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आता है सेक्शन 86, जिसमें पनिशमेंट आपको दिया हुआ है फॉर द कॉन्ट्रावेंशन. अगर आपने चार्ज वाले चैप्टर में कहीं पर भी कुछ डिफॉल्ट किया तो इन दैट केस आपके ऊपर पेनल्टी होगा. सो द कंपनी विल बी पेनलाइज्ड विथ 5 लाख रुपीज एंड एवरी अदर ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी विल लिवाइड अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज. इसके अलावा आप ये तो देख लेना, जानबूझ के अगर आपने कुछ कांड किया तो 447 तो आपके ऊपर वैसे ही इन्वोक होगा. And this would be in addition to section मतलब basically any other provision which is given here. फिर आप देखिए आपके पास एक इंटरेस्टिंगली सेक्शन 68 आता है, सेक्शन 87 आता है. और सेक्शन 87 में अगर आप देखो तो ये एक थोड़ा सा पिक्यूलर सा पोजीशन आपको देता है. इसमें क्या बताया, हमने सेक्शन 77 में देखा था कि एक फिक्स्ड टाइम फ्रेमवर्क आपको गिवन है, 30 डेज, 60 डेज, एडिशनल 60 डेज. अब उसके उस समय तक आपने अगर रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या, तो क्या आपका चार्ज कभी भी रजिस्टर नहीं होगा. आपको पॉइंट समझ में आ रहा है. आप ये देखो, आपके पास टाइम पीरियड है, दिस इज 0, ये आपके पास 30 डेज का टाइम पीरियड, ये आपके लिए 60 डेज का टाइम पीरियड, और ये आपके पास फर्दर 60 डेज का टाइम पीरियड. इसके बाद क्या, इसके बाद क्या वो चार्ज रजिस्टर ही नहीं होगा. 120 दिन के बाद क्या ये चार्ज रजिस्टर ही नहीं होगा. ये आपने किया क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ चार्ज. इसके 30 डेज में तो नॉर्मल है, ठीक है. यहाँ पर एडिशनल फीस है, और यहाँ पर कंपनी भी जा सकता है और कोई और भी जा सकता है. इधर कौन जाएगा, तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलता है, सेक्शन 87 में, जिसमें क्या बताया हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ द बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर क्या मतलब है, रीजनल डायरेक्टर. रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द रजिस्टर of charges. So the central government, on being satisfied that the omission to give intimation to the ROC or the payment or the satisfaction of charge within the time period required under this chapter, or let's say the omission or misstatement in any particulars in any filings previously made to the registrar with respect to the creation, modification. So basically ये तो क्या आ रहा है कि आपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, चाहे वो क्रिएशन ऑफ चार्ज हो, चाहे वो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो, राइट. ये देख रहे, द ओमिशन टू गिव द इंटीमेशन टू द रजिस्टर ऑन द पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज विद इन दिस टाइम पीरियड, ये तो सेटिस्फैक्शन के लिए. एंड दिस इज जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, ऑन सच चार्ज और मॉडिफिकेशन देयर ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ to any memorandum of satisfaction or any other entry which is made under section 82 और 83. तो आपका जो satisfaction of charge है उसको आपने अगर register नहीं किया था तो अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, so sorry, I said creation of charge also, it's not creation, it is only the omission, right. तो यहाँ पर क्या होगा, अगर omission हो गया आपसे, सॉरी आई थिंक ये आपका गलत हो गया, ये एक मैंने गलत पॉइंट बता दिया, आई एम सो सॉरी, जस्ट इग्नोर दिस. आप बस खाली ये देखो कि आपने उमेश जो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज था उसको रजिस्टर नहीं करवाया, ठीक है. अब अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं करा तो आपके पास, आपको किसके पास जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू द रीजनल डायरेक्टर. और रीजनल डायरेक्टर यहाँ पर क्या करेगा, रीजनल डायरेक्टर आपको अब अलाउ करेगा. अब क्यों अलाउ कर रहा है यहाँ पे, दिस इज अलाउड, ओके, बिकॉज ये ओमिशन क्यों हुआ, दिस ओमिशन वाज एक्सीडेंटल और ड्यू टू द inadvertence or some other sufficient cause, or it is not in the nature which is prejudiced to the position of the creditors. कि भाई इससे क्रेडिटर्स को कोई नुकसान नहीं होगा, शेयर होल्डर्स को कोई नुकसान मतलब नहीं पहुंचेगा, आप इसको रजिस्टर कर लो. तो यहाँ पर क्या होगा, द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट deems just and expedient, it will direct that the time for giving the intimation of the payment or satisfaction, this shall be extended, or as the case may be, require that the omission or statement shall be rectified.
तो ये जो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड मिला था, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड मिला था सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के लिए 30 डेज वाला टाइम पीरियड, यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेकिन ये एक्सटेंशन कौन दे सकता है? दिस एक्सटेंशन कैन बी गिवन ओनली बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब रजिस्ट्रार सॉरी रीजनल डायरेक्टर, तो एक बार आपको रीजनल डायरेक्टर से ये बेसिकली एक बार आपको रीजनल डायरेक्टर से ये ऑर्डर मिल गया, उसके बाद में आप आरओसी को इंटीमेट करोगे और आरओसी जो है उसके बाद आपको जो भी आपका टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप उसको फिर रेक्टिफाई करवा पाओगे। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ? आई एम सॉरी, ये मैंने स्क्रीन शेयर, या क्या ये क्लियर हुआ? ओके, तो बस ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये आपका चार्ज यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो चार्ज में जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्रिएशन और इन सब का, अब इसमें आप देखो तो आपके पास कुछ फॉर्म्स हैं, जिन फॉर्म्स को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ओके, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। दिस इज कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अब देखो यहाँ पे मैं आपको अलग अलग फॉर्म्स बता देता हूँ। सो यू हैव फॉर्म CHG1 which is for the registration, CHG9 this is also for the registration, but ये है for other than debentures। और ये हो गया आपके लिए फॉर डिबेंचर्स, ठीक है। और आपको इसमें किसके लिए रहेगा? दिस इज फॉर बोथ द क्रिएशन एज वेल एज if there is any modification in charge under section 77 और अंडर सेक्शन 79। जब भी आप यहाँ पे इंफॉर्म करोगे you will also have to provide the evidence, so this would be along with the evidence of the creation or the modification of charge। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपके पास आता है CHG2, this is for the certificate of the registration of charge which will be issued by the registrar of companies। तो ये आपका रहा। इसके बाद मैंने आपको बताया satisfaction of charge, तो ये आ जाता है आपका CHG4, ठीक है। अब CHG4 अगर आप देखोगे दिस इज द नोटिस टू द ROC for the satisfaction of charge। और CHG5 में क्या होगा? ROC to issue the certificate of satisfaction of charge। इसके अलावा फॉर्म CHG6 अगर आप देखोगे तो फॉर्म CHG6 में आप करते हो अपॉइंटमेंट, तो इंटीमेशन जो जाता है ना, दिस इज द intimation of the appointment of the receiver
और द मैनेजर। फिर आपके पास आएगा CHG 7, और CHG 7 इज कंपनी जो रजिस्टर मेंटेन करके रखता है, कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्ज जो यहाँ पर मेंटेन रहेगा। ध्यान रखना, दिस विल बी मेंटेन्ड परमानेंटली, राइट। अब ये रजिस्टर ऑफ चार्ज को इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? मेंबर्स, क्रेडिटर्स, और यहाँ पे अदर्स, जिसमें बेसिकली एनी पर्सन आ जाता है। मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए आपको कितना टाइम दिया हुआ है? ये क्या है आपका फीस? हियर देयर इज नो फीस, एंड हियर ऑफ कोर्स द फीस वुड बी पेड। तो ये आपके पास आ जाता है CH 7। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा CH 8। मैं CH बोल रहा हूँ, CHG 8 आपका रहेगा। एंड CHG 8 is basically the application to central government for condonation of delay. Application to the central government for the condonation of delay in the intimation of the satisfaction of charge। अब बताइए, इज दिस क्लियर? और फिर आपको जब ROC से RD से ऑर्डर मिल जाएगा, आपको रीजनल डायरेक्टर से जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा, वो ऑर्डर आप ROC को फाइल करोगे इन फॉर्म INC 28। वो तो बेसिकली आपके पास मतलब इट्स अ कॉमन फॉर्म, राइट। सो द ऑर्डर ऑफ RD, this would be filed to the ROC and this would be filed in INC 28। अब बताइए, क्या आपको क्लियर हुआ चार्ज वाला चैप्टर? क्या आपको चार्ज वाला चैप्टर क्लियर हुआ? यहाँ पर आपके साथ हमने चार्ज पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया। मैंने आपको बताया था ये एक छोटा सा चैप्टर है और इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। और अभी तक जो हमने 6 चैप्टर्स किए, दीज वर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दीज वर स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे के चैप्टर्स भी सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ वास्ट है। इतने छोटे छोटे चैप्टर्स नहीं होंगे। जैसे आपको ध्यान हो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, उसमें काफी टाइम लगा था। अब जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो सेक्शन 88 से शुरू होगा और वो आपका 122 तक जाएगा। फिर डिविडेंड वाला जो चैप्टर है वो छोटा है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर वैसे देखा जाए तो 129 से शुरू होता है, रादर 128 से शुरू होता है और 138 पे खत्म हो जाता है। तो 11 सेक्शंस है, लेकिन 11 सेक्शंस में बहुत कुछ है। CSR का प्रोविजन आता है, 134 में आपके बोर्ड रिपोर्ट का आ जाएगा, 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, काफी कुछ उसके अंदर आपको मिलेगा। ऑडिटर्स वाला फिर आपका इजी होगा, बट यस अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी लिटिल वास्ट। तो यहाँ तक का जितना हमने पढ़ रखा है उसको आप अच्छे से ब्रश अप करके रखो ताकि आपको आगे जाकर इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।